आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बच्चे करेंगे सुलह इंकारी की लाहौर बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन। जिन क्वेश्चंस के स्टार्टिंग पे स्टार लगे हुए हैं वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। वैसे तो यहाँ पर सारे शॉर्ट क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड से रिलेट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ लाहौर बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गैर तहवील पजीर अलाते तबार से मुराद है, यानी ऐसे अलाते तबार जिनकी वसूली के हकूक किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं किए जा सकते, उसे कहते हैं गैर तहवील पजीर अलाते तबार। मसलन बैंक के तबारी खत यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, मनी ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डर। नेक्स्ट है दरामद कनिंदा और बरामद कनिंदा। कनिंदा का मतलब होता है करने वाला, दरामद का मतलब होता है मंगवाना, यानी वो शख्स जो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के किसी दूसरे मुल्क से चीज़ मंगवाता है उसे कहते हैं दरामद कनिंदा। और इसकी दरख्वास्त पर बैंक में एलसी खाता यानी लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाया जाता है। बरामद कनिंदा वो शख्स जो किसी दूसरे मुल्क चीज़ को फरोख्त करता है जिसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाया जाता है उसे कहते हैं बरामद कनिंदा। तो पढ़ते हैं यहाँ के लिखा, वो शख्स जो किसी दूसरे मुल्क से अपने मुल्क चीज़ मंगवाता है दरामद कनिंदा कहलाता है। ये अपने बैंक से तिजारती तबारी खत खोलने की दरख्वास्त करता है। वो शख्स जो किसी दूसरे मुल्क माल को फरोख्त करता है जिसके हक से एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाया जाता है, खोली जाती है, जिसके लिए खोली जाती है उसे कहते हैं बरामद कनिंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिजारती तबारी खत जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चे हमें नेम पता होने चाहिए, इंग्लिश में भी कंपलसरी, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो उर्दू का वर्ड यूज़ ही नहीं करते। तो तिजारती तबारी खत यानी लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा तबारी खत होता है जो दरामद कनिंदा का बैंक बरामद कनिंदा के बैंक के नाम जारी करता है, जिसमें बरामद कनिंदा को इस बात का यकीन दिलाता है कि तुम मेरे गाहक के नाम जो भी बिल जारी करोगे मैं उसकी अदायगी कर दूंगा। क्योंकि जब तक दरामद कनिंदा का बैंक बरामद कनिंदा के बैंक के नाम लेटर ऑफ क्रेडिट यानी तिजारती तबारी खत जारी नहीं करेगा, ये दस्तावेज जारी नहीं करेगा, तब तक बरामद कनिंदा अपनी चीज़ भी नहीं भेजेगा, क्योंकि इस तरीकाकार से उससे रकम की वसूली का इत्मीनान हो जाता है, यकीन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तिजारती तबारी खत की 4 इकसाम। तो यहाँ पर हमारे पास तिजारती तबारी खत मुख्तलिफ तरह के होते हैं, हम जस्ट नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है दस्तावेजी तबारी खत। ऐसे तबारी खत होते हैं जिनकी रकम बरामद कनिंदा को वसूल करने के लिए तमाम दस्तावेजात जमा करवानी पड़ती हैं, उसे कहते हैं दस्तावेजी तबारी खत। इस तबारी खत के तहत बरामदी ताजर के लिए लाजमी है कि वो रकम वसूल करने के लिए तमाम दस्तावेजात जमा करवाए, मसलन बिल ऑफ लेडिंग जिसे पेरिबिलिटी भी कहते हैं, उसके अलावा बीमा पॉलिसी। क्योंकि ये दस्तावेजात उसे दिखा के ही रकम वसूल करती है, जिससे बैंक को इत्मीनान हो जाता है कि हाँ रकम इसी को ही देनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, तिजारती तबारी खत के फ़ायदे, यानी जब लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाया जाता है, तिजारती तबारी खत खुलवाया जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं। उससे बैंक की आमदनी में इजाफा होता है, बैंक के खातों में इजाफा होता है, बैन अवी तिजारत दो मुतहदा के ममालिक के दरमियान में तिजारत बढ़ती है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रकम की अदायगी का बरामद कनिंदा को वादा बैंक कर रहा होता है, इसलिए वो आसानी से अपनी चीज़ फरोख्त कर देता है। नुकसान की तलाफ़ी, यहाँ पर बीमा करवाया जाता है चीज़ का, जिससे नुकसान की मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी बीमा कंपनी पे आयद हो जाती है। और यकीनी अदायगी यहाँ पर कंपल्सरी है कि जो दरामद कनिंदा है वो रकम की अदायगी का वादा कर देता है। इस चीज़ पर बरामद कनिंदा इत्मीनान तरीके से अपनी चीज़ को भेज देता है दरामद कनिंदा को, क्योंकि उससे रकम की अदायगी का वादा मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दिशी नोट या सर्कुलर नोट। गर्दिशी नोट या सर्कुलर नोट की तारीफ, तो ये एक ऐसी गैर तहवील पजीर अलाते तबार है जो कोई भी बैंक किसी दूसरे ममालिक में मौजूदा अपनी तमाम शाखों या दफातर के नाम जारी करता है। असल में होता ये है कि जिसको को भी गर्दिशी नोट चाहिए होते हैं वो बैंक को रकम देकर गर्दिशी नोट वसूल कर लेता है, और जैसे उसे दौरान सफ़र जो है पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो सर्कुलर नोट गर्दिशी नोट दिखा के उसकी रकम वसूल कर सकता है। ये नोट दौरान सफ़र सियाहों को मुख्तलिफ माली सहूलियात फराहम करने के लिए जारी किए जाते हैं। तो ये एक गैर तहवील पजीर अलाते तबार है जो एक बैंक अपने दूसरे बैंक या फिर अपनी किसी दूसरी शाख के नाम जारी करता है, जिसमें इस बात का उसे हुक्म देता है कि जिस भी शख्स के पास ये सर्कुलर नोट है उसे इसकी रकम दे दी जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मनी ऑर्डर से क्या मुराद है। मनी ऑर्डर, मनी का मतलब होता है पैसे, ऑर्डर का मतलब होता है हुक्मनामा। ये एक डाकखाने से दूसरे डाकखाने रकम की अदायगी का हुक्मनामा होता है।
जिसे कहते हैं मनी ऑर्डर, और मनी ऑर्डर के ज़रिए से अमूमन थोड़ी रकम जो है किसी दूसरे शख्स को अदा की जाती है। असली में ये गैर मुल्की अदायगी के अंदर के तरीके के अंदर मनी ऑर्डर भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर भी एक डाकखाने से दूसरे डाकखाने रकम की अदायगी का हुक्मनामा होता है। असल में पोस्टल ऑर्डर मुफ्ती मालियत के होते हैं और जिस भी शख्स के पास पोस्टल ऑर्डर मौजूद होता है वो उसकी रकम डाकखाने से वसूल कर सकता है और इसको महफूज करने के लिए इसको क्रॉस भी किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं। पोस्टल ऑर्डर रकम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का आसान जरिया है। जिस शख्स के पास पोस्टल ऑर्डर मौजूद होता है वो इस डाकखाने से पोस्टल ऑर्डर की मालियत की रकम वसूल कर सकता है, यानी जितनी मालियत का पोस्टल ऑर्डर होगा उतनी उससे रकम डाकखाने से मिल जाएगी। वैसे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन इन्होंने नहीं लिखी, तो ये एक डाकखाने से दूसरे डाकखाने रकम की अदायगी का ये भी बेसिकली हुक्मनामा ही होता है और ये मुफ्ती मालियत के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाह के तबारी खत की तारीफ, जिसको सफरी तबारी खत भी कहते हैं, या इसके दो फ़ायदे। तो ये एक ऐसा तबारी खत होता है जो किसी भी सियाह असल में वो होते हैं जो कि सैरो सियाहत करने की गर्ज से मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हैं। सफ़र रकम की फराहमी के लिए जारी किया जाता है। इस खत में एक बैंक किसी दूसरे मुल्क में अपनी दूसरी शाख को अदाए देता है, यानी ऐसी दस्तावेज जिसके जैसे एक बैंक किसी दूसरे ममालिक में दूसरी शाख को अदाए देता है कि वो ख़ास शख्स जिसके नाम ये एतबारी खत जारी किया गया उसे रकम दे दी जाए। फ़ायदा है इसके रकम की हिफाजत से निजात, यानी इसको अगर पास हो तो रकम पास रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और रकम की बर वक्त वसूली, यानी जैसे ही हमें पैसे चाहिए होंगे हम बैंक की उस जहाँ से हमने एतबारी खत वसूल किया उसी बैंक की दूसरी शाख को दिखा के या उसी शाख को दिखा के रकम वसूल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है, उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो उन्हें इनके बारे में मालूमात ये कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तवाज़ुन अदायगी की तारीफ। किसी भी मुल्क में एक साल के अरसे में होने वाली मरी और गैर मरी अशिया की दरामदाद और बरामदाद का हिसाब किताब कहलाता है तवाज़ुन अदायगी। यानी तवाज़ुन अदायगी का मतलब होता है पैसे देना। इसका मतलब है इसमें दरामदाद, मरी और गैर मरी दोनों तरह की अशिया इसमें शामिल होंगी, यानी अशिया भी इसमें शामिल होंगी और खिदमात भी शामिल होंगी। अगर ये जानना कि बेसिकली तवाज़ुन अदायगी का मतलब होता है ये जानना कि एक साल के दौरान हमारे मुल्क ने अशिया और खिदमात की कितनी दरामदाद और बरामदाद की हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखना, उसके हिसाब किताब करना, मुतालिया करना तवाज़ुन अदायगी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है तवाज़ुन तिजारत। तो तवाज़ुन तिजारत में सिर्फ मरी अशिया शामिल होंगी लेकिन गैर मरी यानी खिदमात या इसमें शामिल नहीं होंगी। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इसमें मरी यानी मादी अशिया की दरामदाद और बरामदाद का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है। किसी भी मुल्क में एक साल के दौरान होने वाली मरी अशिया की दरामदाद और बरामदाद का हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखना कहलाता है तवाज़ुन तिजारत। और तवाज़ुन अदायगी में मरी और गैर मरी अशिया की दरामदाद और बरामदाद का हिसाब किताब रखना या उसका रिकॉर्ड रखना, हिसाब किताब का मुतालिया करना कहलाता है तवाज़ुन अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरह मुबादला खारजा से क्या मुराद है। इसको बहुत आसानी के साथ हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन किसी एक मुल्क की करेंसी के हकूक़ को किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में ज़ाहिर करना कहलाता है शरह मुबादला। फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 290 रुपीज़। तो इसका मतलब हम एक मुल्क की करेंसी के हकूक़ को किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में ज़ाहिर कर रहे हैं, उसे कहेंगे शरह मुबादला। और मिसालें भी हमारे पास लिखी हुई हैं शरह मुबादला की, जैसे स्पॉट रेट है, सरकारी रेट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्पॉट शरह मुबादला से क्या मुराद है। स्पॉट का मतलब होता है फिल वक्त राइज, मतलब एंदुल तलब। इसका मतलब है वो शरह मुबादला जो बाजार में फिल वक्त राइज होती है, यानी अगर आप बाजार में जाकर किसी भी करेंसी के डीलर से शरह मुबादला के मुतालिक पूछते हैं तो वो आपको जो करेंसी का रेट बताएगा उसे कहते हैं स्पॉट शरह मुबादला। यानी आप सपोज कहीं भी जाते हो कहते हैं कि जो है इस करेंसी का रेट बता दें, तो वो जो रेट बता रहे होते हैं वो हमारे पास बेसिकली होती है शरह स्पॉट रेट।
یعنی آپ کسی بھی ڈالر کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو جس پرائز پہ وہ سیل ہوگا اسے ہم کہہ سکتے ہیں اسپوٹ شرح مبادلہ، جس پر ڈیلر ایگری ہو لینے کے لیے۔ نیکسٹ کوشچن ہے انٹر بینک ریٹ۔ انٹر بینک ریٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ شرح مبادلہ جس پر مرکزی بینک اور تجارتی بینک ایک دوسرے کو کرنسی کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، اس شرح کو کہتے ہیں انٹر بینک ریٹ۔ تو پڑھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے، جس پر مرکزی بینک اور دوسرے تجارتی بینک ایک دوسرے کو غیر ملکی کرنسی بیچتے اور خریدتے ہیں، اسے کہتے ہیں انٹر بینک ریٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے مبادلات خارجہ کا مسئلہ پیدا ہونے کی کوئی سی دو وجوہات۔ تو دیکھا جائے اگر لین دین کے دوران طرح کی مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، مسائل کریٹ ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ ہوگی ایک تو چیزوں کی قیمتوں میں تبدیلی اور دوسری درآمدات اور برآمدات میں تبدیلی۔ نیکسٹ کوشچن ہے کرنسی کی شرح مبادلہ کا تعین کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ تو کرنسی کی شرح مبادلہ کا تعین یہاں پر دو ہی طریقوں سے کیا جاتا ہے، طلائی معیار زر کے تحت اور غیر بدل پذیر کاغذی زر کے تحت۔ یہ چیپٹر تھوڑا ٹف بھی ہے اور کافی امپورٹنٹ بھی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے شرح مبادلہ میں تبدیلی کے اسباب۔ اسباب کا مطلب ہوتا ہے وجوہات، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ شرح مبادلہ میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس ہم کہہ رہے ہیں $1 = 290 روپیز، تو اس میں جو تبدیلی اتنی زیادہ گیپ ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو پڑھتے ہیں یہاں پر تبدیلیوں کے اسباب یعنی وجوہات کیا کیا ہیں۔ قیمت میں تبدیلی، قیمت تبدیل ہوتی ہے چیزوں کی۔ درآمدات میں تبدیلی، ہم درآمدات بعض دفعہ بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ برآمدات میں تبدیلی، برآمدات ہماری کم ہوتی ہیں۔ سرمایہ کی حرکت پذیری، یعنی ہم سرمایہ ہی باہر کے ملک منتقل کر چکے ہوتی ہیں، ہمارے عوام جو ہے وہ باہر کے ملک جا کر بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو اس طریقہ کار سے شرح مبادلہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے سرمایہ کی حرکت کس طرح شرح مبادلہ پر اثر انداز ہوتی ہے؟ تو بہت آسان ہے، جس ملک کی طرف سرمایہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے اس کا مطلب اس کا شرح مبادلہ اس کے حق میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے ملک میں سرمایہ آ رہا ہو، مطلب باہر کے ملک کے لوگ ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہوں، پیسے لگانا چاہ رہے ہوں، ادھر منتقل کریں پیسے، تو اس کا مطلب شرح مبادلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ کسی ملک میں سرمایہ کی حرکت بھی اس کے شرح مبادلہ پر اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اگر کسی ملک کی بیرونی سرمایہ آ رہا ہو ملک میں تو شرح مبادلہ اس ملک کے حق میں ہو جاتا ہے، اور اگر ملک سے سرمایہ باہر جا رہا تو شرح مبادلہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے مبادلہ پر کنٹرول کے مقاصد۔ تو مبادلہ کو کنٹرول کرنے کے مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی ہم کیوں غیر ملکی کرنسی کے آنے جانے پر حکومت طرح کی پابندیاں لگا رہی ہوتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آزاد ادائیگی کی اصلاح، مطلب پیسے دینے کے معاملے میں اصلاح کرنا، اس لیے حکومت اپنے اندر ساری کی ساری غیر ملکی کرنسی رکھتی ہے تاکہ ضرورت کے مطابق اسے وہاں استعمال کرے جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ ملکی صنعتوں کا تحفظ، غیر ملکی صنعتوں کی وجہ سے ہماری ملکی صنعتوں کو نقصان نہ ہو، اسی لیے مبادلہ پر کنٹرول رکھا جاتا ہے۔ شرح مبادلہ کا استحکام یعنی لین دین کے معاملے میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے مبادلہ پر غیر ملکی کرنسی کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے۔ انتقال سرمایہ کی روک تھام، باہر کے ملک پیسے نہ جا پائیں کیونکہ بعد میں لینا مشکل ہو جائے گا اور کرنسی کی ویلیو اس وجہ سے کم ہو جائے گی، اسی لیے حکومت سارے کے سارے پیسے جو ہم باہر کے ملک ادا کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو خریدنے کی وجہ سے، درآمد کرنے کی وجہ سے، حکومت وہ اپنے مطابق ادا کرتی ہے، یا پھر بعض دفعہ اس پہ پابندیاں بھی لگاتی ہے، ٹیکس بھی عائد کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے زرع مبادلہ کے ذخائر، یعنی زرع مبادلہ کے ذخائر جاننے کے لیے کہ ہمارے پاس کتنی غیر ملکی کرنسی پڑی ہوئی ہے۔ معاشی منصوبہ بندی، یعنی ملکی وسائل کو، معاشی منصوبہ بندی کا مطلب ہوتا ہے ملکی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں روزگار بڑھانا، تو اس مقصد کے لیے اصل میں غیر ملکی کرنسی کو کنٹرول میں کیا جاتا ہے، مبادلہ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے مبادلہ کے کنٹرول کے طریقے میں معاہدہ مہلت سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ غیر ملکی یہ مبادلہ خارجہ یعنی کرنسی کی ویلیو کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے مختصر مدت کے قرضوں کو طویل مدت کے قرضوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر سپوز کہ ہم نے قرضہ لے رکھا ہے تو ہم واپس نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب ہم کیا کریں گے مدت میں اضافہ کر دیں گے تاکہ اس وقت تو ہمارے پاس غیر ملکی کرنسی موجود نہیں ہے پیسے دینے کے لیے، لیکن میں بھی آنے والے دنوں میں جب ہماری برآمدات بڑھ جائے، ہماری عوام جو ہے زیادہ سے زیادہ چیزیں بنا کے باہر کے ملک فروخت کرے تو خود بخود ہمارے پاس کرنسی آ جائے گی، اس طریقہ کار سے ہم انہیں آسانی سے ان کے پیسے ادا کر دیں گے۔ تو یہ مبادلہ کو یعنی غیر ملکی کرنسی کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے معاہدہ
मोहलत। यहाँ कर्जों की यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इस तरीके के तहत मुख्तसर मुद्दत के कर्जों को तवील मुद्दत के कर्जों में तब्दील कर दिया जाता है या कर्जों की अदायगी की मुद्दत बढ़ा दी जाती है या कर्जों को वापसी के लिए मजीद इकसात में मतलब किस्तों में तब्दील कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकाते ज़र की इकसाम दो ही इकसाम है, ज़र का बलाई नुक्ता और ज़र का ज़ेरी नुक्ता। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, बैरूनी ज़र मुबादला की मंडी। मंडी का मतलब होता है जगह, यानी ऐसी जगह जहां पर गैर मुल्की करेंसी की तब्दीली होती है, मुल्की करेंसी को गैर मुल्की करेंसी में तब्दील किया जाता है, करेंसी का लेन देन किया जाता है, उसे कहते हैं बैनुल अक़वामी ज़र की मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरामद कनीदा। दरामद का मतलब होता है मंगवाना और कनीदा मतलब शख्स, यानी वो शख्स जो किसी दूसरे मुल्क से मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चीज़ें मंगवाता है, उसे कहते हैं दरामद कनीदा। और दरामद कनीदा की दरख्वास्त पर ही लेटर ऑफ क्रेडिट यानी तिजारती एतबारी खत खुलवाया जाता है।